आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं रिसेंटली एक एनडीपीएस एक्ट का जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि आरोपी को बरी किया गया। और बरी करने की वजह ये थी कि एनडीपीएस के अंतर्गत जो जो नियम और जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान बताए गए हैं, उन प्रावधानों का किस प्रकार से उल्लंघन किया जाता है, और साथ में ही गवाहों के बयानों में जो भिन्नता होती है, तो किस किस प्रकार से इसका फायदा आरोपी को मिलता है और आरोपी किस प्रकार से बरी हो जाता है, उसका एक स्पष्ट उदाहरण है ये केस। इसके आपको ये भी जानने को मिलेगा कि इस प्रकार की कमियां अगर आपके केस में है तो आपको भी बरी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इस तरह के अगर तथ्य आपके केस में मौजूद हैं तो मैं समझता हूं कि इनको अगर आप कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे सही तरीके से, तो ही कोर्ट को आप बता सकते हैं कि आप निर्दोष हैं। और इन इन नियम इन इन प्रावधान के अंतर्गत आपको अगर पालन नहीं किया गया है तो आप दोषी नहीं कहे जा सकते हैं एनडीपीएस एक्ट के संदर्भ में। तो साथियों, सबसे पहले आपको शॉर्ट में कहानी ब्रीफ करता हूँ। इस केस की कहानी, इस केस का जो नाम है वो है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस फरहान अली के नाम से है, और जनवरी 2025 का जजमेंट है जिसमें आरोपी को बरी किया गया था। साथियों, इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान उसको दो लोग आते हुए दिखे। उन्होंने पुलिस को देख करके भागना शुरू कर दिया। पुलिस को लगा कि कुछ संदेहास्पद है। पुलिस ने उनको चेज किया और उनको पकड़ा। पकड़ने पे उनके पास से 10,000 कैप्सूल बरामद हुई, जिनका वजन लगभग कि 6 किलो 72 ग्राम था। उसके बाद आगे की जो प्रोसीडिंग होती है वो की गई। मामले में चालान चार्जशीट फाइल की गई और इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया। अब साथियों, जब मामले को आरोपियों को सेशन कोर्ट ने बरी किया तो उसके अगेंस्ट में स्टेट ने अपील कर दिया हाई कोर्ट में। आपको जानकारी होगी कि कई सारे मामले ऐसे होते हैं जहां की सेशन कोर्ट आरोपी को बरी भी कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपील की जानी चाहिए, तो आपके खिलाफ फिर से हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इस केस में ऐसा ही हुआ था, जिसमें कि आरोपी को हाई कोर्ट से भी बरी कर दिया गया। अब इसमें बरी होने का मुख्य आधार क्या था वो समझिए। सबसे पहले साथियों, जो था वो था गवाहों के बयान में डिस्क्रिपेंसी, उनके बयान में जो भिन्नता थी। एक ऑफिसर है दलीप सिंह करके, उनसे जब पूछा गया कि ये घटना कितने बजे की है तो उन्होंने बताया कि ये लगभग सुबह के 5:30 बजे रहे होंगे और उस दौरान भीड़ कम थी। उस दौरान ये घटना हुई। वहीं उनके बाद लगभग तीसरे चौथे नंबर पे एक गवाह आए, उनसे पूछा गया कि घटना घटना ये बात तो सही है कि घटना ये शाम के समय की है, तो उन्होंने कहा हाँ, ये घटना शाम के 5:30 बजे की है। अब आप समझिएगा यहाँ पे कितना बड़ा गैप हुआ, क्योंकि अगर वो ऑफिसर मौके पे उपस्थित होते तो उन्हें अंदाजा होता कि घटना 5:30 बजे एएम की है या फिर पीएम की है। हाई कोर्ट ने यहाँ पे स्पष्ट किया कि यहाँ पे जो पहला जो विटनेस थे दलीप सिंह, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सुबह 5:30 बजे होने की वजह से भीड़ कम थी। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया कि एएम और पीएम में गलती नहीं की गई है, क्योंकि सुबह 5:30 बजे भीड़ कम थी, मतलब कि सुबह का वक्त था। दूसरे गवाह ने ऐसा नहीं कहा कि भीड़ कम थी, उसने कहा था कि शाम का वक्त था। तो इस प्रकार से पहली भिन्नता थी। दूसरा था इसमें साथियों कि इसमें एक गवाह से पूछा गया कि ये जो सारे पंचनामा तैयार किया गया वो किसके द्वारा तैयार किया गया, तो उन्होंने बताया कि उनके मुंशी शेर अली के द्वारा तैयार किया गया। लगभग 4-5 विटनेस के बाद एक विटनेस से सवाल पूछा गया कि शेर अली उस दिन मौके पे मौजूद थे क्या, तो एक गवाह ने कहा कि शेर अली उसी थाने में पोस्टेड हैं लेकिन उस दिन मौके पे मौजूद नहीं थे। अब ये दूसरी भिन्नता हो गई, और ऐसा है कि जो मामले को ही पलट दे, इस प्रकार की भिन्नता है। तीसरा साथियों, इस मामले में सैंपलिंग के लिए डिले से सैंपल भेजा गया है। जैसा कि स्टैंडिंग ऑर्डर में प्रावधान है कि 72 घंटे के अंदर भेजा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा डिले किया गया इस मामले में। तहसीलदार मौके पर उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा सील लगाई गई थी जो सैंपल थे उस पर, लेकिन तहसीलदार से जब पूछा गया कि आपको पता है कि सैंपल के अंदर है क्या, तो तहसीलदार ने कहा उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सैंपल के अंदर क्या है। यह भी एक प्रकार से लैकुना ही क्लॉज कहा जाएगा इन्वेस्टिगेशन में। इसके अलावा साथियों, इस मामले में धारा 53 और धारा 57 का भी पालन नहीं किया गया। इसमें जो अथॉराइज ऑफिसर होना चाहिए एनडीपीएस एक्ट में, जो एज ए आईओ काम कर सकता है, वो एसआई होना चाहिए, लेकिन इसमें एसआई रैंक से नीचे के द्वारा जांच की गई थी। इसके अलावा इस मामले में ऐसा भी था, 57 का भी नॉन कंप्लाइंस था, मतलब कि जहां कहीं भी आप इस प्रकार की कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई जांच करते हैं, किसी को गिरफ्तार करते हैं, तो इमिडिएटली आपको धारा 57 के कंप्लाइंस में सुपीरियर ऑफिसर को सूचना देनी होती, जो कि इस मामले में नहीं की गई थी।
तो इस प्रकार से आप देखिए कि इस मामले में ढेर सारे लैकुना थे एनडीपीएस के संदर्भ में, जिसका फायदा आरोपी को मिला। और साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार जब आरोपी को सजा सुनाई जाती है तो ये लिखा जाता है कि सेक्शन 35 और 54 के संदर्भ में एनडीपीएस एक्ट में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो आरोपी के खिलाफ होता है। एक सामान्य आपको मैं लीगल जूरिस्प्रूडेंस बता दूं, एनडीपीएस, अगर मान लीजिए आप कोई दूसरा अपराध करते हैं तो उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो होता है स्टेट के ऊपर कि वो साबित करे कि आपने अपराध किया है। लेकिन एनडीपीएस एक्ट में उल्टा होता है। एनडीपीएस एक्ट में ये बर्डन शिफ्ट करना, बर्डन ये होता है एक्यूज्ड के ऊपर कि एक्यूज्ड साबित करेगा कि उसने अपराध नहीं किया है। लेकिन ऐसा साबित करने के लिए प्राइमा फेसाई स्टेट को, प्रोसिक्यूशन को ये बर्डन शिफ्ट करना पड़ेगा, फाउंडेशन क्रिएट करना पड़ेगा कि ये अपराध आरोपी ने किया है। अगर ऐसा साबित हो कि ये अपराध आरोपी ने किया तो फिर बर्डन शिफ्ट होगा आरोपी के खिलाफ। केवल कानून में अगर ऐसा है, लेकिन प्राइमा फेसाई रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर है कि किसी भी व्यक्ति को झूठे अपराध में फंसा करके यह ना कह दे कि आप साबित करो कि आपने अपराध ऐसा नहीं किया। तो इस प्रकार से आरोपी को बरी कर दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस जजमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितने सारी कमियां होने पर उसका फायदा आरोपी को मिलता है और आरोपी को बरी कर दिया जाता है। धन्यवाद।